हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की जो किताब है उसको अपन लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। इससे पहले कक्षा 9 की किताब को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोग जो है हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और कक्षा 9 की जो किताब है उसे आप पूरा देख करके आइए। ये क्लास है किन के लिए सर इंपॉर्टेंट रहेगी, ये किताबें किन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, किसी भी एग्जाम की। आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर आईएएस एग्जाम तक की तैयारी कर रहे हैं, भी आपका जो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसका जो बेसिक जो तैयार होता है वो इन्हीं किताबों से होता है, जो कि है राजस्थान अध्ययन की किताब है। और ये राजस्थान अध्ययन की किताबें ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, हमें इनको जरूर जो है पढ़ना चाहिए अगर हम राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। जिस प्रकार से यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की किताबें जरूरी है, वैसे ही राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अगर हम इन चार किताबों को कक्षा 9, 10, 11, 12 की ओल्ड और न्यू वाली राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ लेते हैं तो हमारा बेसिक जो है बहुत मजबूत हो जाता है, एकदम अच्छे तरीके से स्ट्रांगली तैयार हो जाता है। फिर हम किसी भी लेवल की किताब पढ़ सकते हैं और कोई भी एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है राजस्थान हिस्ट्री अपन पढ़ रहे थे और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर मेवाड़ वंश के बारे में अपन ने बात करी थी। और मैंने जैसा कि बताया था कि हमें सभी राजाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो राजस्थान अध्ययन की किताब में राजा दे रखे हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो मेवाड़ वंश के अंदर हमने जो है महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, उसके बाद में जो है उनके पुत्र के बारे में पढ़ा, और उसके बाद आज हम जो है लास्ट जो है मेवाड़ के शासक इस किताब के अनुसार महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में सीधे अपन राठौड़ वंश के बारे में बात करेंगे। महाराणा राज सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल 1652 से शुरू होता है और आपका कब पूरा होगा तो 1680। ये चीज जो है अपन ने कल भी डिस्कस करी थी। अब महाराणा राज सिंह जो है वो जैसे ही जो है चित्तौड़ के भाई यानी मेवाड़ के शासक बने तो इन्होंने सोचा कि जो चित्तौड़ है, जो चित्तौड़ दुर्ग, आपको पता होगा कि जब जो मेवाड़ मुगल की संधि हुई थी उस समय ये चित्तौड़ दुर्ग जो है वापस से मेवाड़ को दिया गया था, लेकिन इसको जो है मरम्मत करवाने की परमिशन नहीं दी गई थी। अब मैंने बताया भी था उस टाइम कि ये जो एक शर्त है ये आगे जाकर के एक विवाद उत्पन्न करेगी, और वही विवाद यहाँ पर महाराणा राज सिंह के बीच और औरंगजेब के होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही राज सिंह शासक बनते हैं तो वो चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का क्या कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं। लेकिन जो मुगल सम्राट थे उन्होंने इसे 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सैनिकों के साथ में कितनी सेना भेजी, 30,000 सैनिकों की सेना के साथ में सादुल्ला खां को जो है भेजा। किसके लिए भेजा, तो जैसे ही मुगल शासक औरंगजेब को पता चला कि मुगल मेवाड़ संधि की शर्तों के विपरीत जो है महाराणा राज सिंह चित्तौड़ की मरम्मत करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जाकर के इस चित्तौड़ दुर्ग को ढहा दीजिए। उसके लिए उन्होंने 30,000 सेना भेजी, किसके नेतृत्व में, सादुल खां के नेतृत्व में। लेकिन ये बात देख करके, ये चीज देख करके महाराणा राज सिंह जो है वो मुगलों से संघर्ष करना उचित नहीं समझते हैं, और वो ये सोच लेते हैं कि ठीक है अभी जो है ये समय उचित नहीं है मेरा संघर्ष करने का, इसलिए वो वहां से पीछे हट जाते हैं और अपनी सेना को वहां से हटा लेते हैं। और जब वो अपनी सेना हटा लेते हैं तो जो मुगल सेना लेकर के सादुल खां आया था वो क्या करता है, केवल चित्तौड़ दुर्ग में थोड़ा सा ही जो है आगे से थोड़ा सा पोर्शन तोड़ करके वापस चला जाता है, क्योंकि वहां पर कोई संघर्ष हुआ ही नहीं। अब झगड़ा हुआ ही नहीं है तो किस वो भी तोड़ते नहीं है, झगड़ा होता तो वो गुस्से गुस्से में जरूर चित्तौड़ दुर्ग को पूरा ही तोड़ देते। तो मुगल सेना कुगरे, ठीक है, कंगूरे जो होते थे आगे वो और बुर्ज गिरा करके लौट गई। फिर 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में जब उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते थे उस समय पर।
अंततः महाराणा ने क्या करा, टालमटोल करने की कोशिश करी। ठीक है, फिर जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बन गया, ठीक है, अब औरंगजेब क्या बन गया, दिल्ली का शासक बन गया है। ये जो है उत्तराधिकार के युद्ध जो चल रहे थे, उन युद्धों को पूरा कंप्लीट होने के बाद जो है औरंगजेब शासक बन जाता है। और अब औरंगजेब जब शासक बना तो प्रारंभ में राज सिंह के साथ में उनके अच्छे संबंध रहे, क्योंकि राज सिंह ने पहले किसी का भी पर्टिकुलर सपोर्ट किया ही नहीं था, तो फिर जो है औरंगजेब क्यों गुस्सा होगा। लेकिन औरंगजेब ने उसे जो है उस समय पर तो 6000 जात और सवार का जो है मनसब भी प्रदान किया था, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। अब देखो ये यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा भैया, लड़की का मैटर, बाबू भैया लड़की का मैटर आ गया इधर। ठीक है, अब ये लड़की का मैटर क्या आया, लड़की का मैटर ये आ गया कि किशनगढ़ की राजकुमारी कौन, चारुमती। अब उससे विवाह करना कौन चाहता है, तो उससे विवाह करना चाहता था औरंगजेब। लेकिन चारुमती जिसका विवाह जो है औरंगजेब से होने वाला था, पर वहां पर अपने कौन पहुंच गया है, तो मेवाड़ के हीरो। और मेवाड़ के हीरो है महाराणा राज सिंह जी। वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी जो है पहुंच जाते हैं और राज सिंह जी 1660 में इससे विवाह कर लेते हैं। किससे, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से। अब इनसे विवाह हुआ है तो ऑब्वियसली बात है औरंगजेब को तो गुस्सा आएगा है। कोई किसी हीरो की हीरोइन को ले जाएगा तो भैया आगे वाले को तो गुस्सा आएगा ना, बाबू भैया लड़की का मैटर हो चाहे कुछ भी हो, है गुस्सा तो आएगा भाई अपने को। तो अब औरंगजेब जो है वो महाराणा राज सिंह जी से क्या है, अप्रसन्न है, यानी खुश नहीं है। इसके बाद में 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जब जजिया कर लगाया गया, औरंगजेब ने क्या लगाया था, जजिया कर लगाया, तो राज सिंह ने क्या करा, विरोध करा। बोले भैया ये कर हम नहीं देंगे। अब इसका विरोध किया है तो देखो पहले तो चारुमती से विवाह कर लिया, एक तो वैसे ही उनका मूड खराब, अब उन्होंने क्या कर दिया और इसका विरोध भी करने लग गए जजिया कर का। तो औरंगजेब कहे कि मैंने साला पहले क्यों दिए थे 6000 जात और ये सब है, भाई हम तो पहले दोस्ती रखना चाहते थे, तुम तो हमसे दुश्मनी किए जा रहे हो। और फिर मुगल मारवाड़ संघर्ष जो है छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने क्या करा, राठौड़ों को अपने साथ में ले लिया और राठौड़ों का जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया। किसने, तो महाराणा राज सिंह जी ने। क्यों, क्योंकि मुगलों से तो उन्होंने क्या कर दिया, वापस से संघर्ष यहाँ पर शुरू होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, और 1680 में राज सिंह की जो है फिर मृत्यु हो गई। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने क्या करा था, तो महाराणा राज सिंह जी ने गोमती नदी जो थी उस गोमती नदी के पानी को रोक करके जो है राज संबंध झील का निर्माण करवाया था। तो जो राज संबंध झील है वो कैसी झील है, तो वो एक कृत्रिम रूप से बनाई गई झील है और उस झील को महाराणा राज सिंह जी ने बनाया था गोमती नदी का जो पानी है उसे रोक करके। ठीक है, तो राजसमंद झील के बारे में ये चीज ध्यान रखें। और इसी झील के उत्तरी किनारे पर, कौन से किनारे पर, ये पूछा भी जाता है कौन से किनारे पर है, तो राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पर यानी नॉर्थ कॉर्नर पर नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक, क्या, तो नौ चौकी नामक स्थान पर जो है राज प्रशस्ति के नाम से एक शिलालेख जो है वो लगवाया गया है। समझ में आ गई बात। तो राज सिंह जी ने गोमती नदी का पानी रोका, राजसमंद झील बना दी। राजसमंद झील जैसे ही बनकर तैयार हुई तो उसके उत्तरी किनारे की और उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर जो है राज प्रशस्ति नाम से एक शिलालेख लगवाया गया। और ये जो राज प्रशस्ति शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना जो है वो किसने करी थी, तो रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, रणछोड़ भट्ट के द्वारा जो है यह की गई थी। तो ध्यान रखिएगा राज प्रशस्ति नामक जो शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, दूसरी चीज, ये लिखित राज प्रशस्ति जो शिलालेख है इसकी रचना किसने करी, तो रणछोड़ भट्ट ने जो है इसकी रचना की थी। और यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर, कितने, 25 काले संगमरमर की जो शिलाएं थी उन शिलाओं पर खुदी हुई है और इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना गया है। इसे, तो जो राज प्रशस्ति है जो 25 काले संगमरमर शिलाओं पर खुदी हुई है जिसे रणछोड़ भट्ट ने लिखा था, और ये राज्य संबंध झील के उत्तरी किनारे पर है। जिस राज्य संबंध झील की
जो है निर्माण गोमती नदी के पानी को रोक करके महाराणा राज सिंह जी ने करवाया था। इस प्रकार से आप याद रखेंगे स्टोरी रूप में तो याद हो जाएगा। क्या क्या याद रखना है? तो भैया अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से महाराणा राज सिंह जी ने गोमती नदी का पानी रोका, पानी रोक करके राजसमंद झील बना दी। राजसमंद झील बनाई तो उसके उत्तरी किनारे पर राज प्रशस्ति नाम से एक शिलालेख भी लिखवा दिया। वो जो शिलालेख है वो नौ चौकी नामक स्थान पर है, ठीक है, और संस्कृत भाषा में है। किसने लिखा? तो संस्कृत में लिखा है रणछोड़ भट्ट जी ने, ठीक है। और ये क्या है? तो 25 काली शिलाओं पर लिखा गया है और ये सब माना जाता है कि पूरे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो ये राज प्रशस्ति ही है। इस प्रकार से महाराणा राज सिंह जी के साथ में मेवाड़ के जो प्रमुख राजवंश है, जिनके बारे में, प्रमुख राजाओं के बारे में जो आपको पढ़ना चाहिए वो मैंने यहाँ बता दिया। अब इसके अलावा जो छोटे बड़े और भी राजा हैं कुछ, उनके बारे में आप अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो इन्हीं राजाओं के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो है एक बार जैसे ही 9 की किताब पूरी हो गई, अब 10th की पूरी होगी, फिर 11th की पूरी करेंगे, फिर 12th की, फिर ओल्ड वाली पूरी करेंगे, फिर 6, 7, 8 की भी किताबें अपन पूरी करने वाले हैं। ये जब ऑथेंटिक किताबें पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में अपन जो है कुछ और विशेष किताबें हैं, जैसे गोपीनाथ शर्मा जी की किताब है अपने पास, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी जो है वहां से जो प्रकाशित होती है, उनको भी अपन यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक चीजें बताई जाए। और आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा किताबों में क्या लिखा हुआ है और हम क्या पढ़ते हैं, है ना। स्टोरिया केवल इधर उधर से सुन लेने से काम नहीं चलने वाला। जो हमारे प्रश्न आएंगे वो तो यहां से बन सकते हैं। अब देखो, राज प्रशस्ति के बारे में जो प्रश्न बन सकता है, भाई कहां लगी हुई है? राजसमंद झील पर। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह जी ने। कौन सी नदी का रोका था पानी? गोमती नदी का। किस भाषा में है? संस्कृत में। किसने लिखा? रणछोड़ भट्ट ने। कितने शिलालेख है? 25 शिलालेख है। संसार की सबसे बड़ी शिलालेख इसी को माना गया। बस खेल खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलो, इसी के साथ अब अपन पढ़ रहे हैं अपने मारवाड़ का राठौड़ वंश जो है उसके बारे में, और इस राठौड़ वंश के जो प्रतापी शासक हुए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो मारवाड़ का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में पढ़े उससे पहले ये जानेंगे कि ये राठौड़ वंश जो है ये किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है, इसके बारे में बेसिक जो पहले की जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी, फिर अपन प्रमुख एक एक राजा के बारे में बात करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिम राजस्थान में गुहिलों का शासन मेवाड़ था और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, तो भाई आपको देखा कि मेवाड़ जो है उसके आसपास के एरिया में किसका शासन रहा? तो आपके शासन रहा गुहिलों का, ठीक है, जो आगे जाकर के फिर सिसोदिया वंश में भी आगे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। गुहिलों का रहा। इसी प्रकार से राजस्थान के अगर हम उत्तर तथा पश्चिमी भागों में देखें तो राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। तो अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान के कौन से भाग में राठौड़ों का जो है शासन स्थापित हुआ? तो उत्तर और पश्चिमी भाग में। ऐसे ही अगर पूछा जाए गुहिलों का तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, ठीक है। इस प्रकार से दिशा अनुसार भी उनका क्षेत्र पूछा जा सकता है। राठौड़ की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर के भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। जैसे गोहिल वंश के लिए किए गए थे अलग अलग, वैसे ही राठौड़ वंश के लिए भी अलग अलग किए गए। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ जो है वो हिरण्यकश्यप की संतान है। तो पहला फैक्ट याद रखना, राठौड़ों को किसकी संतान माना जाता है? हिरण्यकश्यप की संतान भी माना जाता है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वुतमान, क्या विश्वुतमान के पुत्र हैं राजा बृहद बल से पैदा होना लिखा है। किसमें? तो जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उस जोधपुर राज्य की ख्यात में इनको राजा विश्ववुतमान उसके भी पुत्र है, विश्ववुतमान के पुत्र है राजा बृहदबल, उनसे पैदा होना भी लिखा है। तो पहला हिरण्यकश्यप की संतान बताया है या फिर जो है राजा बृहदबल के संतान के रूप में भी बताया है। और दयालदास नामक जो इतिहासकार है उन्होंने इसे सूर्यवंशीय बताया है। किसने? दयालदास ने कैसा बताया है? तो सूर्यवंशीय बताया है। इन्हें ब्राह्मण बल्लभ राव की संतान भी बताया है। किसकी?
तो सूर्यवंशी बताया है, और ब्राह्मण वल्लभ राव है। कौन? वल्लभ राव है, उस वल्लभ राव की संतान बताया है। नैणसी, जो मूणोत नैणसी है, उन्होंने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। किसने? मूणोत नैणसी ने क्या बताया है? तो कन्नौज जो है वहां से आने वाली शाखा बताया है। किसको? राठौड़ों को। और जो घोड़े वाले बाबा हैं, जो कि कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड बताते हैं कि राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो कर्नल जेम्स टॉड भी सूर्यवंशी मानते हैं, और साथ में दयाल दास भी जो है आपके राठौड़ों को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है, बृहदबल की संतान बताया गया है, सूर्यवंशी बताया है, और ब्राह्मण वल्लभ राव की जो है संतान बताया है। और नैणसी ने तो राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली एक शाखा के रूप में बताया है। कर्नल जेम्स टॉड ने भी इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो ये जो अलग अलग बताया गया है, ये सब पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राठौड़ वंश जो है वो किस जो है मतलब कौन से वंश से है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इनमें से कोई नहीं, दोनों? इस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर एक इतिहासकार का आपको मत पता होना चाहिए। ठीक, चल, इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत जो है एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। तो इनकी उत्पत्ति को लेकर के सभी का एक जो है मत नहीं आया है, लेकिन लगभग सभी विद्वान ये जरूर कहते हैं कि जो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट जो वंश था, उस राष्ट्रकूट से अवश्य संबंधित माना है। किसको? राठौड़ों को। ठीक है, इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसे भी हम भी बीकानेर और जोधपुर के अंदर जो राठौड़ वंश है उसी की ज्यादा बात करते हैं। जोधपुर के राठौड़ों का जो मूल पुरुष है, जो आदि पुरुष है, वो सिंहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि जोधपुर के राठौड़ों का जो मूल पुरुष था या आदि पुरुष है, उसका नाम क्या मिलता है? सिंहा नाम मिलता है, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। तो कन्नौज के हैं गहड़वाल जयचंद, उस गहड़वाल जयचंद की संतान या उसका वंशज माना है। किसको? सिंहा को। और सिंहा कौन है? तो जोधपुर के राठौड़ों के आदि पुरुष या मूल पुरुष है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम भाग में अपना राज्य स्थापित कर पाए थे। कौन? सिंहा जो है, जिसे जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष माना जा रहा है, वो केवल पाली के अंदर जो उत्तर पश्चिम भाग है वहां पर अपना छोटा सा राज्य स्थापित कर पाया था। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी थी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया था। तो ये जो सिंहा है, जो आपके राठौड़ों के मूल पुरुष आदि पुरुष है, उन्होंने केवल राठौड़ वंश की स्थापना करी थी, या ये कह सकते हैं राठौड़ों के साम्राज्य की एक स्थापना कर दी थी, लेकिन ये जो है पूरे राठौड़ वंश को एकदम व्यवस्थित और सुनिश्चित तरीके से व्यवस्थापित तरीके से स्थापित नहीं कर पाया था। लेकिन इसे ही इन्हीं के वंशज फिर आगे जाकर के स्थापित कर देंगे। ये ठीक उसी प्रकार है कि जैसे किसी ने जो है घर में बिजनेस की शुरुआत कर ली, लेकिन वो शुरुआत करते ही कोई बिजनेस एकदम से बड़े लेवल पर नहीं पहुंचा था। धीरू भाई अंबानी ने जब बिजनेस शुरू किया था तो आज इस लेवल पर नहीं थे, लेकिन बाद में इनके पुत्रों ने जो है, जैसे मुकेश अंबानी जी की बात करें, वो जो है अब इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और काफी ऊंचाइयों पर लेके गए। ऐसे ही सिंहा ने केवल जो है राठौड़ राज्य की स्थापना करी है। अब इसको व्यवस्थित करने का काम कौन करेगा? तो देखिए, अब बात आती है राठौड़ों में फर्स्ट जो राजा है जिनके बारे में अपने को पढ़ना है, वो है राव चुंडा, जिनका कार्यकाल 1394 से लेकर 1423 तक रहता है। ये जो राव चुंडा है, यह अपनी साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। कहां पर अधिकार करा? मंडोर पर जो है अधिकार कर लिया, और इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। तो जो अभी तक पाली के आसपास फैला हुआ था, फिर बाद में राव चुंडा हुए और उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी कूटनीति और अपने साहस के दम पर जो है मंडोर को अपने अधिकार में किया और राठौड़ों की राजधानी मंडोर को बनाया। ठीक है, मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों, जिसमें कि आपके है
खाटू, डिडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर जो है अधिकार कर लिया। किसने? रावचुंडा ने। ठीक है। पुंगल के भाटियों के द्वारा वह धोखे से 1423 में फिर मारा गया। ठीक है। कब मारा गया रावचुंडा? तो 1423 में जो है यह मारा जाता है। पुंगल के भाटियों के द्वारा इन्हें धोखे से मार दिया जाता है। और उसकी पत्नी है चांद कंवर। उस चांद कंवर ने चांद बावड़ी जो कि जोधपुर में स्थित है का निर्माण करवाया। इस प्रकार से रावचुंडा जो है वो राठौड़ वंश को अब आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और थोड़ा सा इनका विस्तार कर जाते हैं। फिर रावचुंडा के बाद में राठौड़ वंश में अगले शासक बनते हैं राव रणमल। कौन बनते हैं? राव रणमल। ठीक है। अब राव रणमल का जो कार्यकाल है वो 1427 से लेकर 1438 ईस्वी तक रहता है। इनका जो है जन्म वगैरह याद कम रखेंगे तो चलेगा, शासनकाल थोड़ा सा याद रहेगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कई बार समकालीन राजाओं के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर सीधे सीधे इनके एक तरफ जो है राजा का नाम, एक तरफ उनके कार्यकाल को देकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको जो है इनका कार्यकाल जरूर याद रखना है। याद करने के लिए बैठना नहीं है कि बस इनका ये ऐसे नहीं, पढ़ते रहिए, रूटीन में पढ़ते रहिए, आपको ऑटोमेटिक चीजें याद होती जाएगी। ठीक। तो 1427 से लेकर 1438 ईस्वी तक राव रणमल जो है वो राठौड़ वंश के शासक बने। अब रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से क्या थे, तो नाराज होकर के मेवाड़ चला गया था। कौन? राव रणमल। ठीक है। तो ये बीच में जो है भाई देखो, वैसे भी गैप है, 1423 से यहाँ 1427 आया सीधा, तो जो 4 साल का गैप है उस 4 साल के गैप में कान्हा जो है वो मारवाड़ के शासक रहे होंगे। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया था। और ये बात आपको पीछे भी बताई गई है पूरी स्टोरी कि राणा लाखा जो है किस प्रकार से जो है इस हंसाबाई से विवाह करते हैं, फिर इनका पुत्र मोकल उत्पन्न होगा। फिर उस समय पर जब मोकल शासक होता है तो राठौड़ों का जो है पूरा दबदबा बना रहता है, लेकिन बाद में जो है फिर उदय सिंह शासक बनते हैं और वो सब उनको पूरा व्यवस्थित करते हैं, उनको हटाते हैं, राठौड़ों का जो है स्थायित्व खत्म करते हैं और वो सब चीजें उनने पीछे पड़ी है। तो यहाँ पर राव रणमल जो है फिर मेवाड़ चले गए और उन्होंने क्या करा, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि भाई हंसाबाई का पुत्र लाखा का उत्तराधिकारी होगा, और उसने अपने भांजे मोकल के मेवाड़ जो है महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। और अंततः रणमल की फिर जो है 1438 में उसकी प्रेमिका थी बारमली, उस बारमली के सहयोग से जो मेवाड़ के सामंत थे उन मेवाड़ी सामंतों के द्वारा हत्या कर दी गई, क्योंकि ये जो है मेवाड़ में जाकर अपना हस्तक्षेप कर रहे थे। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप जो है किसी दूसरी जगह पर जाकर ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश करोगे तो भैया आपको रास्ते से हटाने का प्रयास किया ही जाएगा। और यहाँ पर फिर किसको हटा दिया जाता है? राव रणमल को जो है मेवाड़ में जब ज्यादा हस्तक्षेप किया तो इन्हीं की प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों ने इनकी हत्या कर दी। ठीक। इस प्रकार से जो है रावचुंडा और राव रणमल का कार्यकाल खत्म हुआ और उसके बाद में राठौड़ों में एक नए राजा आते हैं, राव जोधा, और ये राव जोधा ही जोधपुर बसाने का कार्य करेंगे। ठीक। तो राव जोधा के बारे में अपन बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि ओके, चलिए देखिएगा। तो राव जोधा जो कि 1438 से शासक बनते हैं 1489 ईस्वी तक। ठीक है। 1438 से 1489 ईस्वी तक राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। ये किसके पुत्र है राव जोधा? तो राव रणमल जिसे अपन ने पीछे अभी जस्ट पढ़ा था उन्हीं के ये पुत्र है राव जोधा। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रह करके अपनी शक्ति को, अपनी पावर को एकत्रित कलेक्ट करने का कार्य किया था। किसने? इसी राव जोधा ने। ठीक है। और कहते भी हैं कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है तो वो व्यक्ति फिर संघर्ष को जो है सहन करना सीख जाता है, और संघर्ष जिसने करा होता है वो सफलता भी जरूर प्राप्त करता है।
अब यहाँ पर जो रणमल है उसकी तो हत्या हो गई, तो उनका जो पुत्र है उसके पास कोई राजपाट तो है नहीं, वो जंगलों में रहा है, तो जंगलों में रह करके उसने संघर्ष करना सीख लिया, और संघर्ष करना जब सीख लिया तो उसने अपनी शक्ति को एकत्रित करके जो है कहाँ का शासक बनेगा, ये राठौड़ वंश का जो है अगला उत्तराधिकारी बनेगा। फिर 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह, किसने, तो राव जोधा ने अपनी पुत्री है जिसका विवाह मेवाड़ वंश से करेगा, और वो अपनी पुत्री जो है राजकुमार थे रायमल, उससे कर देता है। किसका विवाह, तो राव जोधा जो है अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार है रायमल, उस रायमल से कर देता है, ताकि मेवाड़ के साथ में सुलह हो जाए। और मेवाड़ के साथ अगर सुलह होगी तो भाई हमारा जब भी युद्ध वगैरह होगा तो मेवाड़ मेरा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि मेवाड़ में उसने क्या करा, अपनी पुत्री का विवाह किया है, तो ऑब्वियस सी बात एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है। 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया। आपको बताना है कि उदयपुर नगर जो है वो कब बसाया गया था। ठीक है। और एक हिंट दे दूं कि जोधपुर और उदयपुर नगर दोनों में जो इनके स्थापना का मतलब ईयर है उसमें 100 वर्षों का गैप है। अब आपको ये पता लगाना है कि पहले उदयपुर बसा था या पहले जोधपुर, बस 100 वर्ष ऐड करने हैं। ठीक है। अब आपको पता लगा लेना कि भाई पहले कौन बसा था, उदयपुर या जोधपुर, ये आपको कमेंट करके बताना है। उदयपुर किसने बसाया था, कब बसाया था, वो अपन पीछे बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब अपन जो है जोधपुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप पता लगाइएगा। 1459 में जोधपुर को बसाया राव जोधा ने और उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर, कहां पर, चिड़िया टूक पहाड़ी है जोधपुर के अंदर, वहां पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ कहा गया, जो मयूर ध्वज वगैरह भी कहलाता है। तो इस मेहरानगढ़ की जो है निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने। कहां पर करवाया था, चिड़िया टूक पहाड़ी जो की है वहां पर करवाया था। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान है बहलोल लोधी, कौन है, तो राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान थे बहलोल लोधी की सेना को भी परास्त करा था, और उसी से जो है इनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। राव जोधा को उसी से जो है इनकी एक इमेज बन गई थी लोगों में कि बहुत साहसी है, बहुत वीर पुरुष है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक भी बताते हैं। और वैसे भी हमें दिख रहा है कि इससे पीछे के जो शासक हुए, राव चुंडा हो, राव रणमल हो, या फिर शाही जो है, इन सभी ने क्या है मतलब थोड़ा थोड़ा सा अपना जो है केवल कार्य किया है, लेकिन एक बड़ा और एक नई राजधानी स्थापित करना, एक दुर्ग का निर्माण करना, वो सब किसने किया, राव जोधा ने ही किया था। तो राव जोधा का कार्यकाल भी लंबा है, 1438 से लेकर 1489 तक है। इन्होंने अपनी राजधानी जो है जोधपुर को बनाया। 1459 में इन्होंने जोधपुर नगर को बसाया। फिर जो अपने राजधानी की सुरक्षा की दृष्टि से चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया। उस दुर्ग का नाम ही मेहरानगढ़ दुर्ग है। और यह जो है मेवाड़ के साथ में सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह, मेवाड़ी राजकुमार है रणमल, उनसे अपना जो है पुत्री का विवाह भी करवाते हैं। और दिल्ली के सुल्तान है बहलोल लोधी, उस बहलोल लोधी की जो सेना थी उसे भी परास्त करने का कार्य किया था। किसने किया था, तो राव जोधा ने। ठीक है। इस प्रकार जो है राठौड़ वंश के नए शासक राव जोधा भी जो है कंप्लीट होते हैं और जोधपुर की अपन ने स्थापना कर दी है। ठीक। इसके बाद में राव मालदेव जो है वो आपके मारवाड़ के नए शासक बनेंगे राठौड़ वंश के। और जो आप एक स्टेटमेंट सुनते हैं कि मैं जो है एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्या बादशाहत खो देता, यानी मेरे पास में जो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह होने की एक पावर है, मैं बादशाह बना हुआ घूमता हूं, वो पूरी की पूरी जो है मिट्टी में मिल जाती इज्जत। ऐसा शेरशाह सूरी किसके लिए कहता है, तो वो जो है इसी गिरी सुमेल के युद्ध में जब राव मालदेव से युद्ध करते हैं
तो उस समय जो है आपके शेरशाह सूरी को पूरी तरह से नानी याद आ जाती है, और ऐसी नानी याद आती है कि लास्ट में वो ये स्टेटमेंट कहना पड़ता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, और ये बादशाहत कैसे खो देता इसको पूरा जानने के लिए जुड़ेंगे अगली क्लास के अंदर। और आज इसी के साथ में राठौड़ वंश की अपन ने शुरुआत कर दी है। तो अब राव मालदेव के बाद में जल्दी ही जो है अपन इस राठौड़ वंश को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें पूरी की पूरी राजस्थान के प्रमुख राजवंशों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा चल रहा है, लेकिन अब बहुत ही जल्दी जो है इसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।